उनके नेटवर्क का इशू होगा जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही। तो आप लोगों सबके पास ही हैंड आउट्स हैं, आप लोग अपने अपने हैंड आउट्स ओपन कर सकते हैं और हम इसको फर्दर स्टडी के लिए चलते हैं, क्योंकि इधर मेरे पास शो नहीं हो रहे। या तो उस्मान आपसे स्क्रीन शो करवा दें। हो गया कौन? मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, आप स्क्रीन शो करवाएं। सर मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, मैं मोबाइल पे हूँ। बस चेक करवा देता हूँ सर, ट्राई करता हूँ। चलें जी, वैसे आप लोग अपने अपने ना नोट्स जो हैं वो निकाल लें, हम उसको स्टडी करना शुरू करते हैं। एक तो ना ये वही वाला सीन दोबारा से मैंने उस दिन भी कहा था, जितने आना होता है ना पहले आ जाया करे, बाद में आके डिस्टर्ब ना किया करे। नोट्स आप लोग अपने ना उधर से शो करवा लें, तो मैं इधर से आपको करवाना शुरू करता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले हमने पढ़ा था सेंसेशन एंड सेंसेस। इसमें हमने कहा था कि अगर आप अपने राइट नो योर आईज आर मूविंग अक्रॉस अ डिफरेंट लाइन ऑन दिस पेज। आप इस वक्त आपकी जो आंखें होंगी है ना वो मुख्तलिफ लाइनों पे घूम रही होंगी। अगर आप किताब को देखेंगे तो आपको बहुत से ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे जिनकी शेप मुख्तलिफ होगी, जिनका साइज मुख्तलिफ होगा, जिनके कलर मुख्तलिफ होंगे। इसी एट द सेम टाइम यानी कि इसी वक्त आपका अगर सुनने की हिस्सा ना, तो वो किसी ऐसे ऑडिटरी स्टिमुलस को जिससे चुभन पैदा कर रहा हो, या हम कह सकते हैं ब्रीक नुकीली बात जो होती है ना, उसी वक्त वो भी अपना काम कर रही होगी। और सेम टाइम अगर आप स्टडी रूम के अंदर है तो उसके बाहर अगर कोई फ्रेगमेंट वगैरह है, खुशबू आ रही है, तो आपके जो स्मेल की सेंस है वो उसको नोट कर रही होगी, डिटेक्ट कर रही होगी। इसी तरह अगर आपका अगर तंग बूट आपने पहने हुए हैं तो वो आपको पेन का एहसास आप फील कर रहे होंगे अपनी पाँव पे। और इसी तरह अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर का जो प्रेशर होगा वो वापस आप अपनी बॉडी पे फील कर रहे होंगे। ये सारी जितनी भी सेंसेस हैं, व्हेन यू एंटर द डाइनिंग रूम यू हैव अ वैरायटी ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। इसी तरह आप जब डाइनिंग रूम में जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ टेस्ट और मुख्तलिफ स्मेल्स जो होंगी वो महसूस आप करेंगे। ऑल दीज प्रोसेस दैट हेल्प यू मेक सेंस आउट ऑफ साइट। ये सारे जितने भी अमल हो रहे हैं एक ही वक्त में, वो हमारी मुताबिकत पैदा कर रहे होते हैं उन हालात से जो उस वक्त हालात बने हुए होते हैं। साउंड हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट एंड फीलिंग दैट कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट यू। ये सारी 5 की 5 सेंसेस आपको लगातार एक्टिव बनाए रखती हैं। यू आर नॉट एज सिंपल एज कॉमन सेंस माइट सजेस्ट। आप इतने सादा नहीं हैं जितना कि आपको कॉमन सेंस बता रही होगी। Psychologists who have carefully conducted research for decades to understand the sensory phenomena urge। कि सेंसरी फिनोमिना ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपके अंदर अर्ज पैदा करती है, ख्वाहिश पैदा करती है। इस चीज़ को समझने के लिए साइकोलॉजिस्टों ने बहुत सी बहस
बहुत से बहस मुबहसे पे रिसर्चेस कंडक्ट की। ये किसी का माइक ओपन है, काइंडली अपना माइक बंद कर लें। ये लाइबा तारिक का माइक ओपन है। अब उसने कहा है कि साइकोलॉजिस्ट हु केयरफुली कंडक्टेड, ये हमने पढ़ लिया है। अब उसने कहा है डेट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन अ सिंपल ऑटोमेटिक वे। उसने कहा ये इतना आसान नहीं है कि आप बाहर वाली दुनिया के से मुतल्लक रसाई हासिल कर सकें ऑटोमेटिक वे के ज़रिए, बल्कि ये जितना कुछ हो रहा है, जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये बहुत से मराहिल से गुजरने के बाद सेवरल कम्प्लेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा मराहिल होते हैं, उनमें से गुजरने के बाद ये अमल मुकम्मल होता है। उसके बाद आ जाता है स्टिमुलाई एंड सेंसेशन। जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है ना, वो लगातार हमें मुख्तलिफ तरह की फिजिकल एनर्जी मुहैया कर रहा होता है। वो किन सूरत हाल में होती है फिजिकल एनर्जी? रोशनी की सूरत में होगी, आवाज़ की सूरत में होगी, हरारत की सूरत में होगी, या स्मेल की सूरत में होगी। डेट कैन इम्पिंज ऑन आवर सेंसरी रिसेप्टर, जो आके हमारे सेंसरी रिसेप्टर के साथ टकराते हैं। कोई भी सोर्स हो फिजिकल एनर्जी का जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर दे, उसको हम कहते हैं ये एक स्टिमुलस है। साइंसदानों ने दो तरीकों से इस एनर्जी को मेजर करने की कोशिश की। साइंसदानों के पास जो दो तरीके थे, उनमें से एक तरीके को उन्होंने फिजिकल टर्म का नाम दिया, जिसमें उसने कहा कि हम थ्रू थर्मामीटर और थ्रू हम उसके वेट वगैरह के स्केल के ज़रिए इसको मेजर कर सकते हैं फिजिकल टर्म में अगर हमें चाहिए। इसमें उसने कहा कि जो रीडिंग्स आएंगी उसको हम यूनिट की सूरत में बयान करेंगे। यूनिट की सूरत हाल में होगा फ़ारेनहाइट या सेल्सियस वगैरह में होगा, डिग्री में, और किलोग्राम या पाउंड में होगा। साइकोलॉजिस्ट जो थे वो इसके ऑपोजिट साइड पे थे, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ थे। उनका ये कहना था कि जी हम आर मोर इंटरेस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट थे वो इस बारे में जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे कि किस तरह से हमारा जो एक रिस्पॉन्स होता है सब्जेक्टिव टर्म बेस्ड ऑन द रिसेप्टर एनर्जी, उन्होंने इस चीज़ को जानने में ज़्यादा दिलचस्पी हासिल की। हाउ पीपल मेजर एनर्जी इन सब्जेक्टिव टर्म, कि किस तरह से लोग जो हैं वो एनर्जी को नापते हैं सब्जेक्टिव टर्म में, जो कि सब्जेक्टिव टर्म किस चीज़ पे बेस कर रही होती है? हमारे रिस्पॉन्स पे। इट इवोक्स इन एन ऑर्गेनिज्म सेंसरी सिस्टम, ये हमारे सेंसरी सिस्टम को एक मर्तबा हिला देता है, बेदार कर देता है, उसमें तहरीक पैदा कर देता है कि हम क्या करें। सपोज मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर शेर आ जाए इस सूरत हाल के अंदर, आप दूर खड़े देख रहे हैं एक बंदे के सामने शेर है, अब वो बंदा जिस तरह का रिस्पॉन्स देगा ना, वो उसका सब्जेक्टिव टर्म होगी। रिस्पॉन्स किस पे बेस कर रहा है, उसकी सब्जेक्टिव टर्म किस पे बेस कर रही होती है? उसके रिस्पॉन्स पे। जिस तरह वो बंदा रिस्पॉन्स देगा, हमें पता चल जाएगा इसकी सब्जेक्टिव टर्म्स क्या हैं, उससे हम मेजर कर सकते हैं उसकी एनर्जी को। अब उसने कहा कि जी ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह को बेदार कर देते हैं। व्हेन पीपल आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब देयर साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू अ सेंसरी स्टिमुलस, अगर एक सेंसरी स्टिमुलस आ जाता है, आप किसी बंदे से कहते हैं कि जी आप उससे एक्सपीरियंस को बयान करें, दे यूजुअली रिपोर्ट टू थिंग्स, वो आमतौर पर दो तरीके से एक इंसिडेंट या एक स्टिमुलस को बयान करेगा। पहला क्या होगा? दे डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द स्टिमुलस, पहले तो वो स्टिमुलस की खूबियाँ, क्वालिटीज़ वो बयान करेगा, और द काइंड ऑफ सेंसेशन इट प्रोड्यूस, और उसने किस तरह की सेंसेशन उसके अंदर प्रोड्यूस की,
ये बयान करेगा। दो चीज़ें बयान करेगा, एक तो या तो वो उसकी काइंड बताएगा, करेक्टरिस्टिक्स बताएगा उस स्टिमुलस की, या उसने किस तरह की सेंसेशन प्रोड्यूस की। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, दे मे डिस्क्राइब द साइज। अगर शेर है, वो उसका साइज, वो छोटा शेर नहीं था, वो बहुत बड़ा था, उसका कलर इस तरह का था, उसकी शेप इस तरह की थी, वो बहुत हॉरिबल था। इस तरह से वो स्टिमुलस की करेक्टरिस्टिक्स बयान करना शुरू कर देगा। जो सेकंड वो रिपोर्ट करेगा, वो ये रिपोर्ट करेगा, दे रिपोर्ट द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। उसकी शिद्दत कितनी थी उस स्टिमुलस की, इस चीज़ को वो एक्सप्लेन करेगा। मिसाल के तौर पे, दे मे डिस्क्राइब द ब्राइटनेस ऑफ अ लाइट, कि अगर एक रोशनी है तो वो कितनी ज़्यादा रंगीन थी, या कितनी ज़्यादा वो रोशन थी, इस चीज़ को वो बयान करेगा। और शेड ऑफ अ कलर, के कलर का शेड क्या था, वो बयान करेगा। और लोडनेस ऑफ अ साउंड, कि उसकी आवाज़ में कितनी गर्ज थी। अगर शेर की हमने एग्जांपल ली है, उसी शेर के बारे में हम ये कहेंगे कि जी इसकी बात, या पहले तो हम बताएंगे कि शेर इतना बड़ा था, वो इस तरह का था, उसका कलर इस तरह का था, उसकी शेप इस तरह की थी। दूसरे में हम ये बताएंगे कि उसकी आवाज़ इतनी हॉरिबल थी, इतनी वो शिद्दत से गरज रहा था ना, कि उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खौफ फील हुआ। जो ये खौफ है, ये इसकी सब्जेक्टिव टर्म है। इसका रिस्पॉन्स हमने पहले पढ़ा है, सब्जेक्टिव टर्म बेस कर रही होती है हमारे रिस्पॉन्स पे। All these characteristics represent the psychological aspect of sensation. ये जितनी भी सूसियात हैं, ये किस चीज़ पे बेस कर, ऑल दिस करेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट, ये इस चीज़ को बयान कर रही होती हैं, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द सेंसेशन, कि हमारे सेंसेशन के साइकोलॉजिकल पहलू क्या हैं। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स इस चीज़ को बयान कर रही होती हैं। उसके बाद आ जाता है सेंसरी थ्रेशहोल्ड। आल्दो ताहम आवर सेंसरी रिसेप्टर्स आर रिमार्केबली एफिशिएंट। हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स जितने भी हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर अपना काम सारा अंजाम देते हैं, बहुत ज़्यादा वो एफिशिएंट है। दे डोंट डिटेक्ट ऑल द फिजिकल स्टिमुलाई। ये सारे के सारे जितने भी स्टिमुलस फिजिकली तौर पे मौजूद होते हैं, उन सब के सब को ये डिटेक्ट नहीं कर पाते। प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट, जो कि हमारे माहौल में स्टिमुलस सारे के सारे फिजिकली सूरत में मौजूद होते हैं, उन सब को डिटेक्ट नहीं कर पाते। एट एनी गिवन अ मोमेंट, दिए गए लम्हे में, जस्ट व्हेन डज द स्टिमुलस बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी डिटेक्टेड बाय आवर सेंसेस ऑर्गन्स। अब एक सवाल हुआ है, जस्ट जब ये तब होता है जब एक स्टिमुलस जो होता है वो इतना मजबूत हो जाए कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स उसको मालूम करना शुरू कर दें। अब हमें इस सवाल का जवाब चाहिए, हाउ मच चेंज इन द इंटेंसिटी, शिद्दत में कितनी तब्दीली आनी चाहिए, ऑफ अ स्टिमुलस, एक स्टिमुलस के, कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स उसको मालूम करने की तरफ चले जाएं, उसको मालूम करना शुरू कर दें। कितनी उसकी शिद्दत में, उस स्टिमुलस की शिद्दत में कितनी कितनी शिद्दत आनी चाहिए कि हमारे जो हैं कि सेंसेस जो हैं उसको डिटेक्ट करने की तरफ चली जाए। दीज क्वेश्चन आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोफिजिक्स। ये जो सवाल है ये साइकोफिजिक्स का है। साइकोफिजिक्स बेसिकली क्या होती है, द स्टडी of the relationship between the physical characteristics of the stimulus and the conscious psychological experience they produce। अब दो चीज़ों के दरमियान तल्लुक को साइकोफिजिक्स बयान करती है। एक स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, एक तो ये वाली बात, उस स्टिमुलस की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक ये हो गई। दूसरी, वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ने कौन सा साइकोलॉजिकल कॉन्शियसली साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस को प्रोड्यूस किया है, कौन से साइकोलॉजिकल
एक्सपीरियंस को कॉन्शियसली उसने प्रोड्यूस किया है। इन दोनों के दरमियान तल्लुक को बयान करना क्या कहलाता है? साइकोफिजिक्स कहलाता है। अब इसमें कहा गया है द फाउंडर ऑफ द साइकोफिजिक्स वर टू जर्मन साइंटिस्ट। दो जर्मन साइंटिस्ट थे इसके फाउंडर, एक का नाम था गुस्टेव और दूसरे का नाम था वेबर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस साइकोफिजिक्स की बुनियाद रखी और दो चीज़ों के दरमियान तल्लुक को साइकोफिजिक्स का नाम दिया। एक तो स्टिमुलस की करेक्टरिस्टिक्स को और दूसरा उस स्टिमुलस की वजह से जो साइकोलॉजिकली एक्सपीरियंस कॉन्शियसली जो है वो प्रोड्यूस हुआ है उस चीज़ को, उन दोनों चीज़ों के दरमियान तल्लुक को। अब हम नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड। द गोल ऑफ द क्लासिकल साइकोफिजिक्स अप्रोच टू डिटेक्शन इज टू एस्टेब्लिश अ थ्रेशहोल्ड। अब ये क्लासिकल साइकोफिजिक्स जो एक नज़रिया था, उनका बेसिक गोल क्या था कि वो एक थ्रेशहोल्ड लेवल जो है वो मालूम कर सकें कि थ्रेशहोल्ड लेवल कितना है जिस पे एक बंदा जो है वो रिस्पॉन्स देने पे मजबूर हो जाता है या स्टिमुलस को डिटेक्ट करने पे मजबूर हो जाता है। उस थ्रेशहोल्ड लेवल को जानने के लिए जो न्यू साइकोफिजिक्स अप्रोचेज है, नज़रिया है, क्लासिकल साइकोफिजिक्स नज़रिया है, उसने काम किया। एन एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड, अब उसने इसको डिफाइन किया कि अगर कोई हमसे पूछ रहे एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड क्या है, तो हम कहेंगे एन एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड इज द मिनिमम अमाउंट, ये कम से कम मकदार होती है ऑफ फिजिकल इंटेंसिटी, तबई शिद्दत की, ऑफ अ स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस की तबई शिद्दत की, ये कम से कम मकदार जो होगी वो थ्रेशहोल्ड, एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड कहलाएगी। डेट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू बी डिटेक्ट, जो कि दी जाती है ताकि हमारा जो स्टिमुलस है वो डिटेक्ट हो सके। अब स्टिमुलस के अंदर कोई ना कोई इतनी मकदार फिजिकली तौर पे मौजूद होगी जो कि पेश की जाती है सेंसरी ऑर्गन्स को, कि वो सेंसरी ऑर्गन्स उसको डिटेक्ट करने के लिए या उसको मालूम करने के लिए मालूम करना शुरू कर दे। ये उसका एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड के लेवल कहलाता है। अब इसमें उसने कहा है मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक कप ऑफ चाय है, अ कप ऑफ टी है या कप ऑफ कॉफ़ी है, उसमें वुड रिक्वायर्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर, उसमें एक ख़ास मकदार में शुगर की ज़रूरत होती है बिफोर यू कुड डिटेक्ट अ स्वीट टेस्ट, मीठा टेस्ट मालूम करने से पहले आपको उसके अंदर अगर यानी कि शुगर कप के अंदर कॉफ़ी का कप हो या चाय का कप हो, उसके अंदर शुगर नहीं होगी तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। शुगर का होना ज़रूरी है मीठा महसूस करने के लिए या मीठा टेस्ट करने के लिए चाय के अंदर या कॉफ़ी के अंदर। उसके बाद आ जाता है सिमिलरली द लास्ट अमाउंट Similarly, the least amount of light you can see in otherwise dark room। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक डार्क रूम है, एक तरीक कमरा है, उसमें अगर थोड़ी सी भी रोशनी आ रही है ना, यू कैन सी, जिसको आप देख सकते हो, ये भी हमारा एक थ्रेशहोल्ड लेवल कहलाएगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ अ स्टिमुलाई दैट प्रोड्यूस टू डिटेक्ट आवर सेंसेस, जो कि हमारी सेंसेस को मजबूर कर दे कि वो उसको डिटेक्ट करें। और इसमें इसने सेम इसी तरह यहाँ आप एक बहुत मध्यम आवाज़ सुन रहे हैं, यू कैन हेयर इन एन अदरवाइज काम इन्वायरमेंट, जो आप एक पुरसकून कमरे में सुन सकते हैं। रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड, ये एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि
वो कम से कम आवाज़ जो आप एक कमरे में सुन सकते हैं और वो कम से कम रोशनी जो आप अंधेरे में देख सकते हैं, वो हमारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड लेवल कहलाएगा। उसके बाद आ जाता है फॉर विजुअल एंड ऑडिटरी modalities respectively. Absolute threshold may vary considerably from individual to individual. हर फर्द में एब्सोल्यूट लेवल जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। उसके बाद आ जाता है जी मोस्ट पीपल फैक्टर सच एज अरोजल लेवल फिजिकल कंडीशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि अरोजल लेवल पे असरअंदाज हो सकते हैं? इसमें हमारी आ जाती है फिजिकल कंडीशन एंड एक्सपीरियंस कैन अफेक्ट आवर सेंसिटिविटी। और कितना ज़्यादा सेंसिटिविटी है हमारे अंदर जिस हमने एक्सपीरियंस किया है तो फिजिकल स्टिमुलस, तो स्टिमुलस को लेके हमारे अंदर कितनी सेंसिटिविटी है, एक तो ये चीज़, और दूसरी ये वाली चीज़ कि उसकी फिजिकल कंडीशंस क्या हैं। ये दो चीज़ें बहुत अहम रोल अदा करती हैं थ्रेशोल्ड लेवल में। एक जाता है एक वापस आ जाता है, बस इसी काम में लगे रहना आप। मोस्ट पीपल इन, अब वो कह रहा है कि मोस्ट पीपल इन एन अलर्ट स्टेट। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अलर्ट स्टेट में होते हैं, यानी कि एक्टिव होके खड़े होते हैं। और इसमें उसने कहा है कि जी हो एवर आर फेयरली सेंसिटिव, वो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे दूसरे लोगों की निस्बत जो कि अलर्ट स्टेट में होंगे। डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई इन देयर इन्वायरमेंट, वो अपने माहौल से स्टिमुलस को ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे, मालूम कर लेंगे, जो कि अलर्ट स्टेट में होंगे बाकियों की निस्बत। इसमें उसने एक एग्जांपल दी है, अंडर आइडियल सर्कमस्टांसिस एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड आर वेरी लो फॉर एनी सेंसरी मोडेलिटी। अगर आइडियल सर्कमस्टांसिस हो तो थ्रेशोल्ड लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है किसी भी सेंसरी मोडेलिटीज के लिए। यानी कि आइडिया से क्या मुराद है कि कमरा पुरसकून है, उसमें अगर हल्की सी भी आवाज़ आएगी तो हम उसको नोट कर लेंगे। कमरा बिल्कुल डार्क है, ये आइडियल सर्कमस्टांसेस है, उसमें अगर हल्की सी भी लाइट आएगी हमारे सेंसरी ऑर्गन उसको डिटेक्ट कर लेंगे। कमरा और इसी तरह बाकी ऊपर हमने मिसालें कुछ दी थी, वो भी इसी तरह ही थी। However, our environment seldom provide us the ideal condition to detect stimulus. ताहम हमारा जो माहौल होता है वो मुकम्मल तौर पे हमें आइडियल कंडीशन मुहैया करता है ताकि हम स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकें। Normally, several irrelevant and competing stimuli are present in our environment. आमतौर पे बहुत से गैर मुतलका और कंपेटिंग स्टिमुलाई जो हैं वो हमारे माहौल में मौजूद होते हैं, जो डेट इंटरफेयर विद द परसेप्शन ऑफ अदर स्टिमुलस, जो कि इंटरफेयर करते हैं जो हम स्टिमुलस देखना चाहते हैं या हम देख रहे होते हैं उनके साथ। द साइकोफिजिक्स कॉल दीज बैकग्राउंड स्टिमुलस, यानी कि वो सारे बैकग्राउंड स्टिमुलस जो होंगे जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे परसेप्ट, जो हम स्टिमुलस परसीव कर रहे हैं उसके साथ, वो सारे के सारे जो स्टिमुलस जो होंगे है ना, जो बैकग्राउंड पे हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ये बैकग्राउंड स्टिमुलस है। उसको हम देते हैं नाम नॉइज का, आवाज का। ज़रूरी नहीं है कि ऑडिटरी स्टिमुलस ही नॉइज कहलाते हों, बल्कि इसके अलावा जो बैकग्राउंड में जितने भी स्टिमुलस होते हैं वो भी नॉइज कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंगल डिटेक्शन थ्योरी। नॉइज इज नॉट द ओनली फैक्टर, आवाज सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है। डेट इन्फ्लुएंस आवर सेंसिटिविटी, जो हमारी सेंसिटिविटी पर असरअंदाज होता है, जो हमारे स्टिमुलस की सेंसिटिविटी पर असरअंदाज होता है। अकॉर्डिंग टू सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के मुताबिक योर लाइकलीहुड ऑफ डिटेक्टिंग द वीकेस्ट स्टिमुलस, आप में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप वीकेस्ट जो स्टिमुलस होता है उसको डिटेक्ट कर सकें। डेट प्रोड्यूस अ सेंस डिपेंड्स ऑन आवर एक्सपेक्टेशन, जो हमारे अंदर एक सेंसेशन को
पैदा कर सके जो हमने एक्सपेक्टेशन, जो हमारी एक्सपेक्टेशन हो या जो हमारी मोटिव्स हो, उसके मुताबिक वो एक सेंसेशन को प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाए। वीकेस्ट स्टिमुलस जो है वो हमारे अंदर ऐसी सेंसेशन जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप मोटिवेट हो रहे हो, उतनी करने में वो कामयाब हो जाए। सपोज योर नेबर्स है, मिसाल के तौर पे अगर आपके साथ वाले घर के अफराद जो है वो आपको कह के चले जाएं कि आप हमारे घर का ख्याल रखना, हम एक हफ्ते के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। इसमें भी यही वाली एग्जांपल है, इसको मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ ताकि आपको पता। सपोज योर नेबर्स हैव आस्क्ड यू टू कीप एन आई ऑन देयर हाउस व्हाइल दे आर अवे ऑन वेकेशन। वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, इनकी घर पे नज़र रखना। इफ़ यू नोटिस अ फेंट लाइट, अगर आप मुशाहदा करें या नोट करें कि एक हल्की सी लाइट उनके डाइनिंग रूम से आ रही है, यू विल इमीडिएटली बिकम अलर्ट, आप बहुत जल्दी अलर्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएंगे। Contrary to this situation, चल पे चल पे माइक बंद कर ले अगर आ ही गए हैं टाइम पर। शुएब असलम साहब, हाँ जी। अब वो कह रहा है कि जी, contrary to this situation, an illuminated house in the corner of the street may not produce such a sensation। अगर एक घर गली के कॉर्नर वाले घर में इसी तरह ही लाइट रोशन हो रही हो तो आपकी सेंसिटिविटी उस पर नहीं होगी, आपकी सेंसिटिविटी उस घर पे ज़्यादा हुई है जिस घर में वो आपको बता के गए, क्योंकि आप क्या थे, अलर्ट स्टेट में थे, आपके ज़ुम्मे वो लगा के गए, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा यानी कि सेंसिटिव होंगे, ना कि उस घर की तरफ जो कि गली के कॉर्नर पे उधर से भी रोशनी आ रही है, आप उधर इतना ज़्यादा नहीं होंगे। उसके बाद आ जाता है डिटेक्टिंग अ स्टिमुलस कैन बी मैटर, डिटेक्टिंग अ स्टिमुलस कैन बी मैटर ऑफ लाइफ। आप किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, मालूम करना, ये ज़िंदगी का मकसद हो सकता है, साथ साथ मौत का भी। मिसाल के तौर पे अगर आ रेडर ऑपरेटर हैज़ टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश इनकमिंग enemies missiles from the radar image of passing bird। अब अगर वो एक रडार है, वो ये रडार ऑपरेटर ये वाली चीज़ महसूस कर रहा है कि जी उधर से परिंदे आ रहे हैं लेकिन आप वो मिसाइल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये डेडली भी हो सकता है और ज़िंदगी बचाने के लिए भी हो सकता है कि अगर हम सही तरीके से स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे तो हम ज़िंदगी भी बचा सकते हैं, और अगर सही तरीके से स्टिमुलस को हम अगर डिटेक्ट करेंगे तो ये डेडली भी हो सकता है अगर सही तरीके से ना करेंगे। सॉरी, अगर सही तरीके से ना करेंगे, अगर मिसाइल की जगह आपको बर्ड नज़र आ रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका मुल्क तो तबाह हो जाएगा। इसी तरह वो कह रहा है lawsuit witness are asked to view a line up and identify the criminal। अब lawsuit witness यानी कि जो हम कहते हैं कि ये चश्मदीद गवाह है, ये चश्मदीद गवाह को अगर बुलाया जाए कि जी आपने मुजरमों को निशानदेही करनी है क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, आपके सामने कत्ल हुआ, और वो ये कहना शुरू कर, वो गलत से वो सही वाले बंदे को डिटेक्ट ना कर पाए और गलत वाले बंदे को डिटेक्ट कर ले, आप ये किसी की ज़िंदगी और मौत का मसला हो सकता है। इसी तरह वो कह रहा है कि बस यही है कि जितना हमने पढ़ लिया है, अगर इसमें किसी को कोई इशू है तो वो पूछ सकता है। बाकी हम नेक्स्ट जो है वो डिफरेंस थ्रेशोल्ड थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हमारा इंशाल्लाह इस वीक में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नहीं होगा, ये तो बहुत लेंथी है। समझ आ गई है? अब आप लोग बोल सकते हो अगर कोई बंदा बोलना चाहता है तो।
या मैसेज आप टाइप कर सकते हो। और दूसरी बात ये, जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, इसको आप पहले रीडिंग ले लो, फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप सब लोग इसकी रीडिंग लो। फिर शायद हम अगले वाला भी इसी में पढ़ लें, क्योंकि टाइम तो भी है, हम वो भी पढ़ सकते हैं। चलें जी, उसको भी पढ़ लेते हैं जितना पढ़ा जाता है। इसमें आ जाता है हमारे पास नहीं डिफरेंस। सर, रहने दें। क्या हुआ? सर रहने दें, हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं अभी। कुछ नहीं होता, पढ़ लो। सर इसकी रीडिंग तो कर लेने दें। डिफरेंस थ्रेशोल्ड बिसाइड। सर जी रहने दे, इतना ही ठीक है। उस्मान चुप। Sir, Difference please. threshold beside detecting the presence or absence of a weak stimulus। अब इस चीज़ को एक सेपरेट कर दें कि जी आप उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी का एक वीक स्टिमुलस की को मालूम करते हैं, उसकी मौजूदगी को या गैर मौजूदगी को मालूम करते हैं या नहीं करते, इसको आप एक लम्हे के लिए साइड पे कर दें। वी ऑफन परफॉर्म एन अदर साइकोफिजिकल टास्क। हम अक्सर जो है दूसरे साइकोफिजिकल टास्क जो हैं वो करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, पहला क्या है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू स्टिमुलस, दो स्टिमुलस के दरमियान हम फर्क करते हैं। टू साउंड, टू लाइट्स, टू टेस्ट एंड सो ऑन। द क्लासिकल रिसर्च ऑन डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अब क्लासिकल रिसर्च जो है डिस्क्रिमिनेशन पर, वो दो अहम जो नज़रिए हैं उनके बारे में बताती है। द जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, एक तो होता है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। साइकोलॉजिस्ट कॉल इट द डिफरेंस थ्रेशोल्ड। साइकोलॉजिस्ट इस तरह के डिफरेंस को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड डिफरेंस कहते हैं। The different threshold refers to amount of change in a physical stimuli necessary to produce a just noticeable difference in sensation। अब different threshold इस चीज़ को बयान करता है कि फिजिकल स्टिमुलस की जो मकदार है उसमें कितनी हम तब्दीली लेके आए कि हमारी सेंसेशंस जो हैं उस स्टिमुलस को नोट कर सके। आवर एबिलिटी टू डिटेक्ट डिफरेंस इन स्टिमुलस इंटेंसिटी, हमारी सलाहियत के जो वो हम दो स्टिमुलस की शिद्दत के दरमियान फ़र्क कर सकें। आवर एबिलिटी टू, उसके बाद आ गया डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल स्टिमुलस। ये इस चीज़ पे इंहिसार कर रही होती है कि शुरू में उससे इनिशियल स्टिमुलस का मैग्नीट्यूड कितना था, ये इस चीज़ पे इंहिसार कर रहा होता है। उसके बाद आ गया बट वी रिक्वायर्ड मच लार्जर चेंज बिफोर वी नोटिस डिफरेंस इन स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई। अगर हमें फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली पैदा करना पड़ेगी अगर हमने उसके चेंज को स्ट्रॉन्ग चेंज लेके आना हो और स्ट्रॉन्ग उसको करना हो, स्टिमुलस को स्ट्रॉन्ग करना हो। अगर आप यानी कि एक शुरू में इब्तदा में हमारे पास स्टिमुलस होता है और एक बाद में स्टिमुलस होता है।